अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्लास 9 केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के फरमाइश से केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की तरफ आने से पहले, यानी केमिस्ट्री को समझने से पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस उस नॉलेज को कहते हैं जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से लेते हैं, यानी हम जिस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, या उस चीज़ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे जो इल्म हमें मिलता है, जो नॉलेज हमें मिलता है, उसको साइंस कहते हैं। साइंस का डिफिनेशन हम किस तरह करेंगे? द नॉलेज थ्रू द नॉलेज थ्रू obtained observations and experiment। वो नॉलेज जो हम हासिल करते हैं, जो हमें मिलता है, किस चीज़ से? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। जब हम किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं, तो इससे जो हमें इल्म मिलता है उसको साइंस कहते हैं। फिर साइंस को ब्रांचेस में तकसीम किया गया, जिनमें से एक ब्रांच केमिस्ट्री है। अब हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री किस फील्ड को कहते हैं, इस फील्ड में किस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस का एक ब्रांच है। जिस तरह साइंस में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के स्ट्रक्चर और मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। अब मैटर का स्ट्रक्चर क्या, किस चीज़ को कहते हैं? मैटर का स्ट्रक्चर जो कहते हैं कि एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स या कंपाउंड की अरेंजमेंट। किसी भी मैटर के अंदर एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं। और कंपाउंड कहते हैं कंपोजिशंस ऑफ मैटर कहते हैं कि किसी भी मैटर में कितने एलिमेंट इस्तेमाल हुए और कौन कौन से एलिमेंट है, उसको कंपोजिशंस ऑफ मैटर कहते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज, खासियत है मैटर की, क्या खासियत है, कौन सी प्रॉपर्टीज है मैटर की, कौन से टाइप की कौन सी प्रॉपर्टी है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो भी केमिस्ट्री में आता है। एंड चेंज अकरिंग इन मैटर, और मैटर में जो तब्दीलियाँ आती रहती है उनके बारे में। कौन सी तब्दीलियाँ? जो मैटर के स्टेट में तब्दीली आती है, जिस तरह लिक्विड से वो गैस में तब्दील हो जाते हैं, या सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं, यानी उनके दरमियान जो चेंजेस आते हैं, किस चीज़ की बुनियाद पर? उन लॉ एंड प्रिंसिपल, और उसके ऊपर जो लॉज लगते हैं और प्रिंसिपल, कानून और असूल बनते हैं उन चेंजेस के ऊपर, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो केमिस्ट्री में आता है। मिसाल देता हूँ, जिस तरह वाटर है H2O। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। वाटर जो है वो भी एक मैटर है, मादा है। अब इसका कंपोजिशंस क्या है? इसका कंपोजिशंस ये है कि ये इसमें दो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और एक एलिमेंट्स के दो एटम और इसके एक एटम, यानी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर वाटर बनता है। ये अब वाटर जो है इसका कंपोजिशन हो गया। और अब पानी इस्तेमाल किस तरह होता है, वो इसकी प्रॉपर्टीज है। अब जब ये आइस होता है, बर्फ के फॉर्म में होता है, जब इसको रूम टेम्परेचर में हम रख देते हैं तो ये मेल्टिंग इसकी शुरू हो जाती है, ये लिक्विड के फॉर्म में तब्दील हो जाता है। लिक्विड के फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे जब ये लिक्विड के फॉर्म में तब्दील हो जाता है तो ये इसमें चेंजेस आ गए। जब इस चेंजेस को हम किसी प्रिंसिपल, किसी लॉ या के मुताबिक हम पढ़ेंगे तो इसको केमिस्ट्री कहते हैं। अब चलते हैं कि केमिस्ट्री को तकसीम क्यों किया गया, केमिस्ट्री को ब्रांचेस में क्यों तकसीम किया गया, किसकी वजह से तकसीम किया गया था। ये मैं साफ कर देता हूँ इस एग्जांपल को।
अब ये एक बड़ा सा फील्ड है आपका, क्या चीज़ है? फील्ड है, केमिस्ट्री का फील्ड है। ये अब एक बड़ा सा फील्ड है केमिस्ट्री का। अब इस पूरे फील्ड को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड था। एक बंदे को तमाम पूरी केमिस्ट्री के फील्ड पर अबूर हासिल करना बहुत मुश्किल था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इस फील्ड को तकसीम किया, डिवाइड किया, टुकड़ों में तकसीम किया। तकसीम किया, इसको ब्रेक किया, तोड़ा। इसको जब तोड़ा, हिस्सों में तकसीम किया, तो इस एक हिस्से को नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको नाम दिया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको नाम दिया गया बायोकेमिस्ट्री। इसको नाम दिया गया एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको नाम दिया गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको नाम दिया गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसको नाम दिया गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इसको नाम दिया गया फिजिकल केमिस्ट्री। यानी ये एक बहुत बड़ा फील्ड था केमिस्ट्री का, बहुत बड़ा था। तो साइंटिस्ट इस तमाम के तमाम केमिस्ट्री को समझना इन लोगों के लिए मुश्किल था। इन्होंने इस फील्ड को तकसीम किया, हिस्सों में तकसीम किया। किसके लिए? ताकि इसके ऊपर आसानी से अबूर हासिल हो, आसानी से इसको पढ़ा जा सके और सिखाया जा सके। तो 8 फील्ड, 8 डिविजन्स में, 8 ब्रांचेस में इसको तकसीम किया गया। तो चलिए इन डिविजन्स को तरतीब के साथ पढ़ते हैं। 4 डिविजन्स जो है हम इस लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, और 4 जो मजीद डिविजन्स होंगे उसके ऊपर हम अलग सा लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसलिए हम इस लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके पहले डिविजन्स की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, तो आते हैं केमिस्ट्री के पहले डिविजन्स की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के रिलेशंस को, और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट क्यों आए हुए हैं, बाकी एलिमेंट्स को इसमें क्यों नहीं डाला हुआ? अब मैं बताता हूँ कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ जब ये ज्वाइन होता है, मिलता है, तो ये स्ट्रांगली अटैच होता है, ये स्ट्रांग बॉन्ड बना देता है। बाकी एलिमेंट में ये खासियत नहीं पाई जाती है, सिर्फ कार्बन में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। हाइड्रोजन एलिमेंट क्या चीज़ है? हाइड्रोजन एलिमेंट तो ये बड़ा सादा सा एलिमेंट है, बड़ा छोटा सा एलिमेंट है। ये इजी, आसानी से कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। अब
जब कार्बन एटम है, एलिमेंट है, वो जब हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्डिंग बनाएगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इन दोनों के दरमियान, जिसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यानी ये दो जब मिलते हैं इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एंड देयर डेरिवेशंस, डेरिवेशंस क्या है? डेरिवेटेड, डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, डेरिवेशंस भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है इसके डेरिवेशंस क्या चीज़ है। अब मैं ये आप लोगों को आसानी से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मीथेन है, मीथेन CH4, इसमें एक कार्बन का एटम इस्तेमाल हुआ है और जो चार है वो हाइड्रोजन्स के एटम है और इससे एक ग्रुप बनता है मीथेन ग्रुप। उसके बाद क्या है? प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया, इसमें दो कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन्स होते हैं। प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया, अब डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है? डेरिवेटिव्स कहते हैं कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ कोई दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच हो जाए, ग्रुप या एटम्स या एलिमेंट इनऑर्गेनिक एटम अटैच हो जाए तो इससे डेरिवेशंस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जिस तरह मीथेन है, मीथेन इसके साथ अगर क्लोरीन अटैच हो जाए, क्लोरीन बॉन्ड बना दे, क्लोरीन बॉन्ड बना दे तो ये क्या करेगा? ये मीथेन ये अपना एक हाइड्रोजन लॉस करेगा, निकालेगा हाइड्रोजन के जगह या तीन हाइड्रोजन, और जो एक इलेक्ट्रॉन रह चुका होगा उस हाइड्रोजन के जगह ये क्लोरीन को अपने साथ ऐड करेगा, क्लोरीन को। तो अब ये जो ग्रुप इसके साथ इनऑर्गेनिक अटैच हुआ है तो इसके वजह से मीथेन की डेरिवेशंस हो गई। मीथेन जो है अब ये बनेगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब ये मीथेन की डेरिवेशंस हो गई, ये जो क्लोरो है ये डेरिवेशंस हो गई, मीथेन की डेरिवेशंस, ये मीथेन की डेरिवेशंस हो गई। इसके साथ अब कहता है कि कोई ग्रुप अटैच हो जाए, मिसाल के तौर पर ऑक्साइड ग्रुप भी अटैच हो सकता है, किसके साथ? इथेन के साथ। तो ये इथेन के साथ ऑक्साइड ग्रुप का अटैच होना, ये अब ऑक्साइड ग्रुप है। अब ये ऑक्साइड जो है ये इथेन का डेरिवेशन से, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अटैच हो जाना तो उसकी जो प्रॉपर्टीज और जो चेंजेस आते हैं उसमें उसको डेरिवेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। चलते हैं अगले स्टेप के तरफ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। अच्छा, तो आते हैं दूसरे डिविजन्स के ऊपर, दूसरे ब्रांच के ऊपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को स्टडी करेंगे? इस फील्ड के अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करेंगे? ये फील्ड जो है ये केमिस्ट्री का ब्रांच है, इसमें हम स्टडी करते हैं तमाम के तमाम पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है और कंपाउंड है उनको हम स्टडी करेंगे। किस के बगैर? हाइड्रोकार्बन के बगैर तमाम जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे, और उनके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स के बगैर, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेशंस के बगैर, उसके सिवा हम जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मौजूद है डिस्कवर है, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं या उनके प्रॉपर्टीज के बारे में तो उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में पढ़ा जाता है। अब मिसाल देता हूँ, जिस तरह के NaCl है, नमक NaCl,
ये सॉल्ट है, नमक है। अब ये जो Na है ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये कंप्लीट इसमें इनऑर्गेनिक में जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्गेनिक में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Na जो है सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देता है। और जो Cl है, Cl ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इसमें अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हो रहा है। जब ये सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिल जाते हैं तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा बॉन्ड बनता था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनमें जो बॉन्ड बनता था वो था कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, इतना डिफरेंट है इसमें। और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और ये जो है ये उससे थोड़ा कम वीक बॉन्ड है। ये क्या है? वीक बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ये बॉन्ड। अब ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आगे चलते हैं अगले और डिविजन्स की तरफ। अच्छा, तो आते हैं तीसरे डिविजन्स की तरफ, तीसरे ब्रांच की तरफ, बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे? बायो केमिस्ट्री ये जो फील्ड है ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। बायो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल सब्सटेंस को और केमिकल प्रोसेस को इन अकरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो भी केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं या जो भी केमिकल्स प्रोसेस होते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो बायो केमिस्ट्री की फील्ड में आएगा। आप लोगों को तो यह अंदाजा तो लगा सकते हो कि बायो लाइफ को कहते हैं और बायो लाइफ के साथ केमिस्ट्री का वर्ड आया हुआ है, यानी इंसान के यानी लिविंग थिंग्स के जिंदगी के रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसको बायो केमिस्ट्री कहते हैं। अब मिसाल देता हूँ कौन कौन से कि सच एज प्लांट, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स यानी प्लांट्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसको जब हम स्टडी करेंगे, या एनिमल्स के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको जब हम स्टडी करेंगे तो वो बायो केमिस्ट्री में आएगा। अब इस तरह कौन से प्रोसेस है इंसान के जिस्म के अंदर कि जिनको बायो केमिस्ट्री में शुमार किया जाता है। अब पहले नंबर पर जिस तरह एक मॉलिक्यूल्स यानी एक कंपाउंड पाया जाता है प्रोटीन, केमिकल और सब्सटेंस जो है, साथ में डीएनए आता है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है, एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए ये दोनों, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी आता है, और साथ ही साथ लिपिड। अब ये तमाम के तमाम जो है क्या चीज़ें हैं? ये तमाम के तमाम केमिकल सब्सटेंस है। जब ये केमिकल सब्सटेंस इंसान के जिस्म में, ऑर्गेनिज्म के जिस्म में कोई केमिकल एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं, जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो बायो केमिस्ट्री में आएगा। अब कौन कौन से प्रोसेस है? एनर्जी का स्टोर होना, एनर्जी का स्टोर होना, एनर्जी का स्टोर होना ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। और फूड की डाइजेशन होना,
ओरा का आज़म होना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। इस तरह के केमिकल एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉडी में होते हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री में आएगा। अब चलते हैं छोटे डिविजन्स की तरफ। अच्छा, तो आते हैं छोटे डिविजन्स की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ें स्टडी करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे हम कि द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होना, एक शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील होना। एंड हाउ दिस एनर्जी चेंज अफेक्ट केमिकल रिएक्शंस, और जो एनर्जी चेंज हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो उसका इफेक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट, क्या असर डालता है। जब हम इन एनर्जी के इन फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, यानी एनर्जी जब एक और शक्ल से दूसरे शक्ल में तब्दील होती है तो इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूसरे नंबर पर इसका एग्जांपल है थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस तरह के सूरज की रोशनी है, ये सनलाइट है, इससे अब लाइट एनर्जी आती है। अब यहाँ पर सोलर प्लेट पड़ा हुआ है, सोलर प्लेट, इसको सोलर प्लेट कहते हैं। प्लेट, अब जब ये एनर्जी है, ये जो लाइट एनर्जी है, ये जब इस सोलर प्लेट पे लगती है तो इससे ये प्लेट जो है इस एनर्जी को चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक नहीं, सॉरी, केमिकल एनर्जी में। जब ये एनर्जी बैटरी तक पहुंचती है तो ये केमिकल एनर्जी बन जाती है। केमिकल एनर्जी बन जाती है। फिर यही इसी बैटरी से जब हम कोई फैन लगाते हैं, पंखा, तो फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, बैटरी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये एनर्जीज का चेंज होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जब हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री के फील्ड में स्टडी करेंगे। तो ये थे आपके 4 डिविजन्स। जो मज़ीद 4 डिविजन्स है उनको हम दूसरे पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, और एक ही वीडियो में तमाम के तमाम पार्ट्स का पढ़ाना, तमाम के तमाम डिवीज़न का पढ़ाना बड़ा मुश्किल था और वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए तो जो मज़ीद डिवीज़न से वो अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखो। अगर वीडियो पसंद आए तो पार्ट 2 ज़रूर देखना। अल्लाह हाफ़िज़।